हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 26 फरवरी को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है अहेड ऑफ गगनयान, इसरो CE-20 इंजन ऑलरेडी हैज़ अ नोटेबल लेगेसी। क्रायोजेनिक इंजन 20 की बात करेंगे। क्रायोजेनिक इंजन 7.5 से ये किस तरीके से अलग है, और ह्यूमन रेटिंग के बारे में चर्चा करेंगे। ह्यूमन रेटिंग क्या होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आपके प्री 2024 और मेंस के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है चेंजेस इन इलेक्ट्रिसिटी रूल, बूस्ट टू रूफटॉप सोलर पावर। जो रिसेंटली रूल्स बदले गए हैं जिसके थ्रू हम सोलर रूफटॉप को बूस्ट करना चाहते हैं, वो चेंजेस क्या हैं इसके बारे में चर्चा की जाएगी। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। लास्ट आर्टिकल है व्हाई हैज़ असम डिसाइडेड टू रिपील इट्स मुस्लिम मैरिज एक्ट। ये आर्टिकल भी UCC से रिलेटेड है और GS2 पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से, मेंस के पर्सपेक्टिव से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है अहेड ऑफ गगनयान, इसरो CE-20 इंजन ऑलरेडी हैज़ अ नोटेबल लेगेसी। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2024 मेंस में ये आपको पूछा जा सकता है। प्रीलिम्स के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है 2024 के लिए। ठीक, प्रीलिम्स में आपको चंद्रयान 3.0, एक्सपोसेट, आदित्य L1, ये तीनों में से एक पूछने की संभावना है। और आपको क्रायोजेनिक इंजन 20 के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा। शुरू करते हैं आर्टिकल, समझते हैं आर्टिकल CE-20 के बारे में क्यों आया हुआ है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने रिसेंटली 21 फरवरी को रिपोर्ट किया है कि उसने सक्सेसफुली ह्यूमन रेटिंग कंप्लीट कर ली है CE-20 रॉकेट इंजन की। इस इंजन को गगनयान मिशन में यूज़ किया जाएगा, जो कि इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है, जिसमें एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजा जाएगा। इंडियन एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएंगे। गगनयान मिशन के बारे में तो हम जानते हैं। उससे पहले हर एक कंपोनेंट की ह्यूमन रेटिंग हो रही है। ह्यूमन रेटिंग क्या होती है अभी इसको समझते हैं। CE-20 है क्या? CE-20 एक इंडिजिनस क्रायोजेनिक इंजन है जो कि इसरो ने डेवलप किया है, जिसको GSLV Mark 3, जिसे हम LVM-3 लॉन्च व्हीकल भी कहते हैं, इसके साथ यूज़ किया जाएगा। ये जो लॉन्च व्हीकल है, इसके थर्ड स्टेज में क्रायोजेनिक इंजन यूज़ होते हैं, और जो इंजन यूज़ होगा वो होगा क्रायोजेनिक इंजन 20, जो कि इंडिजेनसली डेवलप है, मतलब इंडिया में ही इसको पूरे तरीके से डेवलप किया गया है। ये जो है जो CE-20 है, ये CE 7.5 का इम्प्रूवमेंट है, जो कि इंडिया पहले यूज़ किया करता था, और इसके थ्रू गगनयान मिशन कंप्लीट किया जाएगा, जो कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है। अब बात कर लेते हैं ह्यूमन रेटिंग की। ह्यूमन रेटिंग होता क्या है? ठीक, ह्यूमंस आर एंड द सेम एज सैटेलाइट एंड रॉकेट दैट कैरीज ह्यूमन टू स्पेस नीड टू बी टेस्टेड मोर इंटेंसिवली, एन एक्सरसाइज कॉल्ड ह्यूमन रेटिंग। चूँकि ह्यूमन सैटेलाइट और रॉकेट की तरह तो नहीं है ना। आप भेजेंगे, लॉन्च करेंगे, और अगर गलती से सैटेलाइट फेल हो भी गया तो क्या होगा? थोड़ा पैसे का नुकसान होगा। लेकिन ह्यूमन लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें जो टेस्टिंग करनी होती है वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिवली करनी होती है, और जो इंटेंसिव टेस्टिंग होगी उसे हम ह्यूमन रेटिंग कहते हैं। ठीक, तो अभी CE-20 इंजन की ह्यूमन रेटिंग की जा चुकी है। ह्यूमन रेटिंग में होता क्या है ये समझते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग, ह्यूमन रेटिंग इन्वॉल्व्स प्रोसेस टू वेरीफाई पर्टिकुलर एरर लाइक द फेलर ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट हैपन एट लेस देन पर्टिकुलर रेट। क्या होता है इसमें? हर एक कंपोनेंट की ह्यूमन रेटिंग होती है। मान लीजिए कोई एक वॉल्व है, वॉल्व हर 1000 टाइम टेस्ट करने में एक बार ख़राब होने की प्रोबेबिलिटी है, तो उसकी 1000 टाइम टेस्टिंग की जाएगी और देखा जाएगा कि वो एक से ज़्यादा बार ख़राब तो नहीं हो रही है। अगर वो एक बार ख़राब हो रही है 1000 टाइम्स उसे टेस्ट करने में, तो 1/1000 उसकी प्रोबेबिलिटी होगी फेल होने की। 2011 में जो नासा कमर्शियल क्रू प्रोग्राम है, उन्होंने अपने जो मिशन की प्रोबेबिलिटी थी उसके फेल होने की, उसे कम करके कितना टारगेट किया था? 0.2%, इतनी उसकी प्रोबेबिलिटी थी।
अब इतनी ज़्यादा टेस्ट फ्लाइट तो पॉसिबल नहीं है, अगर इतनी प्रोबेबिलिटी लेकर आना है तो आपको बहुत बार टेस्टिंग करनी पड़ेगी, पर वो पॉसिबल नहीं होता। इसलिए अलग अलग कंपोनेंट की इतने ज़्यादा से ज़्यादा बार टेस्टिंग की जाती है कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी है ओवरऑल सिस्टम की, उसको क्या किया जा सके, एकदम लोवेस्ट लेवल पर लाया जा सके। और इसी को हम ह्यूमन रेटिंग कहते हैं। इसमें हर एक कंपोनेंट को टेस्ट किया जाता है मल्टीपल टाइम्स, जब तक कि वो फेल नहीं हो जाता, उसके चांसेस निकाले जाते हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटी है उसके फेल होने की। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन रेटिंग कहते हैं। और यही ह्यूमन रेटिंग हमने अचीव कर ली है CE-20 में, क्रायोजेनिक इंजन 20 में। ठीक, अब आगे बात करते हैं। जो इंजन है वो क्या यूज़ करता है, लिक्विड फ्यूल यूज़ करता है। ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल जनरली इसमें एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है और ऑक्सीजन एज अ ऑक्सीडाइज़र यूज़ किया जाता है। ये आपको याद रखना है। कई बार उल्टा लिख देते हैं कि हाइड्रोजन जो है ऑक्सीडाइज़र है और O2 जो है एज अ फ्यूल यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ों को एकदम अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि जो क्रायोजेनिक इंजन होते हैं उसमें फ्यूल क्या होता है, हाइड्रोजन फ्यूल होता है। ठीक, तो जनरली जो लिक्विड फ्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा बढ़िया होते हैं सॉलिड फ्यूल से, क्योंकि उसे आसानी से जो है फ्लो किया जा सकता है, बल्कि भी नहीं होते हैं, तो उसको लेके जाने में भी आसानी होती है और काफ़ी डिज़ायरेबल फ्यूल होते हैं। हाइड्रोजन भी काफ़ी डिज़ायरेबल है, पर उसके साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि हाइड्रोजन को क्रायोजेनिक टेम्परेचर में ही स्टोर करना होता है। क्रायोजेनिक टेम्परेचर का मतलब क्या है, क्रायोजेनिक मतलब -253 डिग्री में हाइड्रोजन को मेंटेन या स्टोर करना पड़ता है। और उसी तरीके से ऑक्सीजन के साथ भी है, उसे भी -184 डिग्री में स्टोर करना पड़ता है। इसलिए इसका नाम क्रायोजेनिक इंजन है, क्योंकि इसमें जो फ्यूल है उसे क्रायोजेनिक टेम्परेचर में रखा जा रहा है। होपफुली ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होगी। हाइड्रोजन का एक और बेनिफिट होता है, उसकी जो एग्जॉस्ट वेलोसिटी होती है वो हाईएस्ट होती है। मतलब अगर उसको जलाओगे, ऑक्सीडाइज करोगे ऑक्सीजन के साथ, तो उसकी जो एग्जॉस्ट वेलोसिटी आती है वो 4.5 किलोमीटर पर सेकेंड आती है। वहीं अगर हम डीमिथाइल हाइड्रोजन की बात करें या नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड की बात करें, तो दोनों को यूज़ करने के बावजूद भी जो वेलोसिटी होती है वो 3.4 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो ओवरऑल देखें तो बहुत ज़्यादा जो है हाइड्रोजन फ्यूल डिज़ायरेबल फ्यूल होता है फॉर रॉकेट इंजन। ठीक, अब क्रायोजेनिक की बात कर ली अपन ने कि हाइड्रोजन जो है उसके लिए टेम्परेचर -253 डिग्री चाहिए और ऑक्सीजन के लिए -184 डिग्री चाहिए। इसमें लीक्स भी बहुत आसानी से होते हैं, इसलिए इसे इतने टेम्परेचर में मेंटेन करना होता है। और इसके लिए जो इक्विपमेंट लगते हैं स्टोरेज के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, वो एक स्पेशल जो है इक्विपमेंट होते हैं, और इसलिए इन्हें क्रायोजेनिक इंजन्स कहा जाता है, जो कि हमने बात कर ली। इसके पहले इसरो क्रायोजेनिक इंजन यूज़ कर चुका है 3 तरह के, KVD-1, CE-7.5 और CE-20 जो अभी यूज़ किया जा रहा है। ठीक, जो KVD-1 था वो उधारी का था, रशिया से लिए थे। रशिया से इसलिए लिए थे क्योंकि US ने इंडिया पे सैंक्शंस लगा दिया था। ठीक है, इंडिया पे सैंक्शन लगा दिया तो तुमको क्रायोजेनिक इंजन की कोई टेक्नोलॉजी नहीं देगा, पर रशिया है, रशिया ने अपनी हेल्प करी। KVD-1 जो है अपने को रशिया ने उस समय सप्लाई किया था अर्ली 1980s में। फिर इंडिया ने रिवर्स इंजीनियरिंग करी, फिर CE-7.5 डेवलप किया और अब फाइनली CE जो है 20 डेवलप कर लिया है। ठीक है, तो जो GSLV Mark II लॉन्च व्हीकल था उसमें CE-7.5 यूज़ किया जा रहा था इन द 3rd स्टेज ऑफ इट्स एसेंट। ठीक, अब ऑपरेशन ऑफ क्रायोजेनिक इंजन की बात कर लेते हैं। क्रायोजेनिक इंजन के ऑपरेशन किस तरीके से होते हैं, CE-7.5 और CE-20 में थोड़ा डिफरेंस भी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, जो क्रायोजेनिक इंजन होते हैं उसे क्रायो पंप की ज़रूरत होती है। ये क्रायो पंप का काम क्या होता है, टू ट्रैप एंड कूल द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू लिक्विड फॉर्म। ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लिक्विड फॉर्म में रखता है। स्पेशल स्टोरेज टैंक की ज़रूरत होती है और टर्बो पंप की ज़रूरत होती है। टर्बो पंप का काम क्या होता है, ये जो कूल्ड फ्यूल है जो कि क्रायो पंप पे रखा है उसे कहाँ तक पहुँचाएगा, इंजन तक पहुँचाएगा। तो टर्बो पंप का भी बहुत स्पेशल काम होता है कि ये क्रायो पंप से
कहाँ पर लेके जाता है फ्यूल को? इंजन में लेके जाता है। ऑक्सीडाइज़र को कहाँ लेके जाता है? इंजन में लेके जाता है। जो CE5 इंजन है वो कौन सी यूज़ करता है? स्टेज कंबशन साइकिल यूज़ करता है। इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा अमाउंट ऑफ फ्यूल को कंबशन करते हैं प्री बर्नर में। एक बर्नर की जगह प्री बर्नर होता है, जो छोटा सा एक बर्नर होगा, वहाँ से जो हीट मिलेगी उससे टरबाइन को घुमाया जाएगा उसको पावर करने के लिए। ठीक, वो टरबाइन जैसी घूमेगा उससे टर्बो पंप पावर हो जाएंगे, और जैसे ही टर्बो पंप पावर हुए तो फिर जो है वो जो टर्बो पंप होंगे वो रेस्ट ऑफ द फ्यूल और ऑक्सीडाइज़र को कंबशन चैम्बर में ले आएंगे, और उसके बाद फिर ये जलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा CE 7.5 काम करता है। ठीक, इसमें दो वेनिलर थ्रस्टर भी होते हैं जो कि स्मॉल इंजन्स होते हैं, जो कि रॉकेट की स्पीड को कम ज़्यादा करते हैं, इसके ओरिएंटेशन को कम ज़्यादा करते हैं। ठीक, ये हमारा CE 7.5 का जो है जला किस तरीके से काम करता है ये हमने देख लिया। अब CE20 इंजन है वो गैस जनरेटर साइकिल यूज़ करता है। ये भी आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पूछा जा सकता है। ठीक, एक स्टेटमेंट में ये आ सकता है कि C इंजन यूजेस गैस जनरेटर साइकिल वाइल द CE 7.5 इंजन यूजेस द स्टेज कंबशन साइकिल। ठीक है, तो इस तरह का स्टेटमेंट आपको पूछ सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, गैस जनरेटर साइकिल में ये जो प्री बर्नर होता है इसको एग्जॉस्ट कर देता है, इसको यूज़ नहीं करता, इसको छोड़ देता है ना, और क्या करता है, जितना फ्यूल है, जो बचा हुआ फ्यूल है उसे चैम्बर में डाल देता है। अब चूंकि ये जो प्री बर्नर है उसे यूज़ नहीं करता है तो यहाँ पर जो फ्यूल जल रहा है वो वेस्ट हो जाता है, तो इससे फ्यूल एफिशिएंसी कम हो जाएगी। ऑब्वियसली अगर आपने कोई फ्यूल फेंक दिया, यूज़ नहीं किया, तो फ्यूल एफिशिएंसी उसकी कम होगी। ठीक, इससे जो है CE इंजन को टेस्ट करना और बिल्ड करना आसान हो जाता है, इसलिए हम लोगों ने ये किया है ना। प्री बर्नर अननेसेसरली एक प्रोसेस एक्स्ट्रा हो रही थी, उसको एग्जॉस्ट कर दिया, जाने दिया, और उससे जो है इसकी टेस्टिंग और बिल्डिंग ईजी हो गई। थोड़ा सा हमने फ्यूल एफिशिएंसी पे है ना नुकसान झेल लिया यहाँ पर। इसके अलावा वर्नियर जो थ्रस्टर है, जो हमने ऊपर बात की थी, दो छोटे छोटे इंजन हैं जो कि क्या करते हैं, इसके स्पीड, रॉकेट की स्पीड और ओरिएंटेशन, जो भी इसका डायरेक्शन है, ये सारी चीज़ें हैंडल कर रहे थे। इसको भी हमने क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमने ड्रॉप कर दी। इसके थ्रू जो रॉकेट की फ़्लाइट है उसे आसान बनाने के लिए ये सारी चीज़ें की गई है। ठीक, तो अब क्या हो गया है, CE 7.5 जो कि लाइटर है और हायर फ्यूल एफिशिएंसी थी, CE20 इंजन में हायर मैक्सिमम थ्रस्ट हो गया है विथ शॉर्टर बर्न ड्यूरेशन। यहाँ पर बर्निंग ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट हो गया, प्री बर्नर वाली प्रोसेस ही ख़त्म कर दी, पहले जला रहे हैं फिर यहाँ एक लंबी प्रोसेस है ये, तो तुरंत जो है बर्न होगा, और जैसे ही बर्न होगा उसको मैक्सिमम थ्रस्ट मिलेगा। और यही तो हमारी रिक्वायरमेंट थी। यही रिक्वायरमेंट क्यों थी, क्योंकि हमें 8 टन के आसपास जो है ना लिफ्ट अप करना था। हमारी जो LMV3 लॉन्च व्हीकल है उसकी कैपेसिटी कितनी थी, 8000। ठीक है, 8 टन के आसपास थी, 8000 kgs के आसपास थी हमारी क्या, लिफ्टिंग कैपेसिटी। ठीक, यही तो मार्क 2 में कितनी है, 4000 के आसपास है kg लिफ्टिंग कैपेसिटी, और मार्क 3 में 8000 के आसपास है। ये लो अर्थ ऑर्बिट की है। ठीक है, अगर आप और ऊपर जाओगे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में तो 2000 तक की इनकी 2 से 3000 तक लिफ्टिंग कैपेसिटी होती है पेलोड की। ठीक, PSLV की कितनी होती है, उनकी ज़्यादा नहीं होती है, उनकी मैक्सिमम 1000 1500, इससे ज़्यादा नहीं होती है। ठीक, तो ये सब क्या है, लिफ्टिंग कैपेसिटी है, पेलोइंग कैपेसिटी होती है। तो मार्क 3 व्हीकल इसलिए सुपीरियर है क्योंकि ये 8 टन जो है ऊपर लेकर जा सकता है, और ऊपर ले जाने के लिए हमें 8 टन इतना ज़्यादा वजन थ्रस्ट चाहिए होगा, और थ्रस्ट हमें ज़्यादा चाहिए, इसलिए हम CE20 इंजन यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने उसमें मैक्सिमम थ्रस्ट का जो है उसको मैक्सिमम थ्रस्ट अचीव करने के लिए ही बनाया है, और कम ड्यूरेशन में वो बर्न हो जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और बाकी तो आप जानते ही हैं कि US ने 1980s में इंडिया पे सैंक्शन लगा दिया था, उसके बाद इंडिया ने अपना खुद का जो है डेवलप किया है, और क्रायोजेनिक इंजन जो है 3rd स्टेज में यूज़ होते हैं। पहली 2 स्टेज में LMV3 की क्या क्या होता है ये देख लो। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकंड, और ये क्रायोजेनिक स्टेज। क्रायोजेनिक तो पढ़ लिए। अब फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, यहाँ पर 2
सॉलिड फ्यूल बूस्टर होते हैं। ये हो गए आपके 2 बूस्टर। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, यहाँ पर 2 लिक्विड विकास इंजन होते हैं, विकास 2 इंजन्स। तो फर्स्ट स्टेज आपकी सॉलिड, सेकेंड लिक्विड और थर्ड आपकी क्रायोजेनिक। इस तरीके से जो है आपका LMV3 रॉकेट बनता है। ठीक, और LMV3 की कैपेसिटी तो हमने पढ़ी ली है 8000 kg। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। इसके पहले LMV3 कहाँ यूज़ हुआ है, चंद्रयान 2 में, 3 में, और एक कमर्शियल वन वेब मिशन था उसमें भी LMV3 यूज़ हुआ था। अब सीधे अनक्रूड गगनयान टेस्ट फ्लाइट में, अनक्रूड मतलब इसमें क्रू मेंबर नहीं रहेंगे, ऐसी गगनयान टेस्टिंग फ्लाइट की जाएगी, है ना। इसमें हो सकता है कि किसी रोबोट को रख के भेजा जाए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, हमारी नेक्स्ट मिशंस होंगे। होपफुली ये चीज़ें आर्टिकल पूरा आपको क्लियर है। नेक्स्ट आर्टिकल है चेंजेस इन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स बूस्ट टू रूफटॉप सोलर पावर। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो चेंजेस किए गए हैं वो आपको पूछे जा सकते हैं, प्री के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेंस के पर्सपेक्टिव से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने अमेंडमेंट किए हैं इलेक्ट्रिसिटी राइट ऑफ कंज्यूमर रूल्स 2020 में, और इस अमेंडमेंट का पर्पस क्या है, टू एक्सेलरेट द इंस्टॉलेशन ऑफ रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट। जो रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट है उसे बूस्ट प्रोवाइड करने के लिए थोड़े ईज़ किए गए हैं, रूल आसान कर दिए गए हैं, जिससे प्रमोशन हो सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट का। मेनली रेसिडेंशियल जो सोसाइटीज़ हैं उसमें इसका यूसेज बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। रूल्स में क्या 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 किया गया है, जो फरवरी 22 को जो अमेंडमेंट किए गए हैं उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट फॉर सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट को ईज कर दिया गया है। कुछ रिक्वायरमेंट होती थी जिसमें एक टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करनी होती थी कि यहाँ पर सोलर रूफटॉप लगाना फिजिबल है या नहीं है। ये इससे रिलेटेड जो रूल्स थे उसे आसान कर दिए गए हैं, और अब जो रेसिडेंशियल सोसाइटी थी उसमें इंडिविजुअल कनेक्शन देने की बात भी की गई है। ठीक, रेसिडेंशियल सोसाइटी में आपने देखा होगा, जैसे दिल्ली गुड़गांव में देखे होंगे ना, बड़े बड़े फ्लैट सिस्टम रहते हैं। एक ही जो है सोसाइटी में 500 फ्लैट है। अब 500 फ्लैट में छत पे अगर लगेगा तो सभी के लिए लगेगा, लेकिन अब इंडिविजुअल कनेक्शन भी दिया जा रहा है, इसमें पर फ्लैट कनेक्शन भी प्रोवाइड किया जाएगा। ये सारी चीज़ें आसान कर दी गई है। ठीक है, ताकि क्या हो, प्रमोशन बढ़ सके। हो सकता है कि आप 500 फ्लैट सबको ऑन बोर्ड ना ला पाएँ सोलर रूफटॉप के लिए, लेकिन उसमें 50% तो ऐसे हो सकते हैं जो कि ग्रीन जाना चाहते हो, जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ें यूज़ करना चाहते हो, जो एनवायरमेंटली बहुत कॉन्शियस हो चीज़ों को लेकर के। तो ये सारे 50% लोग अगर चाहते हैं तो ऑब्वियसली उनको क्या मिलना चाहिए, सोलर रूफटॉप इलेक्ट्रिसिटी मिलनी चाहिए। और इन्हीं सारी चीज़ों को, जो सोलर रूफटॉप के यूसेज है उसके बूस्ट बढ़ाने के लिए ये सारे नियमों को ईज़ किया जा रहा है। क्या क्या किया जा रहा है फटाफट देख लेते हैं। पहले क्या होता था, जो डिस्कॉम होते थे उनको एक फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती थी फॉर सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट विद इन 20 डेज आफ्टर द एप्लीकेशन वॉज फाइल्ड। मान लीजिए आपने एप्लीकेशन लगाई कि हमें सोलर रूफटॉप लगाना है, तो एक 20 दिन के अंदर डिस्कॉम, जो कंपनीज़ होती थी, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ होती है जो इलेक्ट्रिसिटी की, वो क्या करती है, चेक करने आती है, सर्वे करती है और उसके हिसाब से रिपोर्ट बनाती है कि यहाँ पर पॉसिबल है सोलर रूफटॉप लगाना या नहीं है। 20 दिन में ये रिपोर्ट तैयार की जाती थी। अब ये जो टाइमलाइन है रिपोर्ट की, इसे 15 दिन कर दिया गया है नए रूल्स के हिसाब से। अब 15 दिन के अंदर इन्हें ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट कंप्लीट करनी होगी, और अगर ये नहीं करते हैं 15 दिन में तो ये मान लिया जाएगा टेक्निकली कि यहाँ पर प्रोजेक्ट करना क्या है, फिजिबल है, यहाँ सोलर रूफटॉप लगाया जा सकता है। इसके साथ साथ द रूल ऑल्सो नोट दैट द सोलर PV सिस्टम up to the capacity of 10 kilowatt shall be deemed accepted without requiring a technical feasibility study। अगर 10 किलोवाट तक की कैपेसिटी के सोलर रूफटॉप लगाए जा रहे हैं, 10 किलोवाट तक के, तो कोई भी ज़रूरत नहीं है टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी की। ये भी चीज़ें इसमें एड ऑन की गई है। ठीक,
नेक्स्ट बात करते हैं जो कॉस्ट ऑफ स्ट्रेंथनिंग डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कौन उठाएगा, वो बेसिकली डिस्कॉम उठाएंगे अप टू 5 किलोवाट कैपेसिटी तक। ठीक, 5 किलोवाट कैपेसिटी तक के जितने भी सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट होंगे उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिस्कॉम ही करेगा, मतलब उसको डिस्कॉम ही स्ट्रेंथन करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है, जो शॉप से कंज्यूमर तक सोलर रूफटॉप को कैसे पहुंचाएं, है ना। ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो जाता है कि मतलब जहाँ से बना सोलर रूफटॉप जो मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ से कहाँ पर कंज्यूमर तक पहुँचाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन लिंक चाहिए, इसको स्ट्रेंथन करने का काम किसका है, डिस्कॉम का है। ठीक, यहाँ पर क्लियर कट नियम में लिखा गया है। जो अमेंडमेंट किए गए हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के रिसेंटली एक योजना के लाने के बाद किया गया है जिसका नाम है सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना, जिसे फरवरी 15 को सरकार ने लाया था। न्यू गवर्नमेंट स्कीम विल प्रोवाइड हाउस होल्ड अ सब्सिडी ऑफ अप टू 40%। ठीक, जो नई वाली स्कीम है उसमें सब्सिडी कितनी प्रोवाइड की जा रही है, 40% के आसपास सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है, अप टू 40 है, ये याद रखना है। ठीक, इसके थ्रू आप अपने छत के ऊपर, आप लोग भी अपने छत के ऊपर सोलर पैनल लगा सकते हैं। इस स्कीम का बेनिफिट लगभग 1 करोड़ हाउस होल्ड को होने की उम्मीद है और जिससे जो सेविंग होगी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट में वो कितनी होगी, 75,000 करोड़ की पर ईयर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट की सेविंग हो सकती है। इसके अलावा जो रेसिडेंशियल वाला मैंने आपको बताया था सोसाइटी वाला, उसमें क्या है, अब इंडिविजुअल कनेक्शन भी हो सकते हैं। बस क्या करना होगा, बस ये होगा कि 50% कम से कम फ्लैट ऑप्ट करें। ठीक, मान लो एक सोसाइटी है उसमें 500 फ्लैट है, अगर 250 फ्लैट ऑप्ट करते हैं तो हर एक घर में इंडिविजुअली क्या किया जाएगा, सोलर पैनल लगाए जाएंगे। पहले तो रेसिडेंशियल सोसाइटी मीटरिंग, बिलिंग और कलेक्शन ऑफ अमाउंट का काम करती थी, लेकिन अब इंडिविजुअल कनेक्शन लगेंगे तो ये सारी जिम्मेदारी डिस्कॉम की खुद की होगी। जो डिस्कॉम है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इलेक्ट्रिसिटी की, उसी की ये जिम्मेदारी होगी। ठीक, जो लास्ट पॉइंट है वो हमारा क्या है, द अमेंडेड रूल्स हैव रिड्यूस द टाइम पीरियड फॉर ऑब्टेनिंग अ न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन एंड मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग वन इन मेट्रोपॉलिटन एरिया फ्रॉम 7 to 3 days। अब न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेने के लिए आपको 7 दिन की जगह 3 दिन लगेंगे मेट्रो एरियाज़ में। अगर म्यूनसिपल एरिया में रह रहे हो तो 15 दिन की जगह 7 दिन लगेंगे। रूरल एरिया में रह रहे हैं तो 30 की जगह 15 दिन लगेंगे, और अगर आप हिल एरिया में रह रहे हैं तो वहाँ मिनिमम 30 डेज लगेंगे। ठीक, तो ये जो है टाइमलाइन कर दी गई है डिस्कॉम कंपनी के लिए, एक तरीके से टारगेट सेट कर दिया, इतने दिन के अंदर तुम्हें करना है। ठीक, तो ये हमारा आर्टिकल था। होपफुली आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। आसान सा है, कुछ है नहीं, कुछ नियम बदले हैं जिससे बूस्ट मिले सोलर पैनल्स रूफटॉप। हमारा लास्ट आर्टिकल है, वाई हैज़ असम डिसाइडेड टू रिपील इट्स मुस्लिम मैरिज एक्ट। इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया है। GS2 पॉलिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट, उतना तो नहीं लेकिन पूछा जा सकता है, चांस बहुत कम है। मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, UCC से रिलेटेड ये आर्टिकल है। रिसेंटली जो असम की कैबिनेट है उन्होंने डिसाइड किया है कि असम मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1935 को रिपील किया जाएगा, और कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है असम रिपीली ऑर्डिनेंस 2024 विच विल रिपील द 89 ईयर ओल्ड एक्ट। इस एक्ट में क्या दिया हुआ है, ये एक्ट बनाया गया, इसमें प्रोसेस दी हुई है टू रजिस्टर मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्सेस। 2010 तक के वॉलेंटरीली था ये रजिस्ट्रेशन करना, लेकिन 2010 में ये वर्ड वॉलेंट्री को हटा दिया गया ओरिजिनल एक्ट से और कंपलसरी कर दिया गया। इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी कर दिया गया, मुस्लिम की जो मैरिजेस है उसको और डाइवोर्स है उसको। ठीक, द एक्ट ऑथराइजेज द स्टेट टू ग्रांट लाइसेंस टू एनी पर्सन बीइंग अ मुस्लिम टू रजिस्टर मैरिज एंड डाइवोर्सेस। ठीक, इसके अंदर किसी भी पर्सन को सरकार जो है लाइसेंस दे सकती थी एज अ टू रजिस्टर मैरिजेस एंड डाइवोर्सेस विथ मुस्लिम रजिस्ट्रार डीम टू बी पब्लिक सर्वेंट। जो मुस्लिम रजिस्ट्रार होंगे वो पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। जो एक्ट है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ से अलाइन करता हुआ है, उसी को फॉलो करता हुआ है। इसे रिपील क्यों कर दिया गया,
क्यों असम गवर्नमेंट चाहती है इसे रिपील करना? तो जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका कहना है कि ये जो स्टेप है ये प्रोहिबिटिंग चाइल्ड मैरिजेस इन असम की तरफ लिया हुआ एक सिग्निफिकेंट स्टेप है, जिसमें ये कहा गया है कि जो एक्ट है उसमें वो जो है किसके कन्फ्लिक्ट में था? जो लीगल मैरिजेबल एज है 18 और 21 साल, उसके कन्फ्लिक्ट में था। ठीक, तो जो ब्राइड की एज होती है वो 18 साल है और जो ग्रूम की एज होती है इंडिया में लीगल एज वो 21 साल है, लेकिन इस लॉ के अंदर जो लड़कियों की एज होती है वो 15 साल है। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर ये माना जाता है कि 15 साल के बाद लड़कियों की शादी की जा सकती है। तो 18 के पहले शादी हो रही है तो जो चाइल्ड मैरिज है उसको प्रोहिबिट करने के लिए इस एक्ट को सरकार के द्वारा रिपील किया जा रहा है। ठीक, और भी ये भी कहा जा रहा है कि इट ऑल्सो स्टेटेड दैट द रजिस्ट्रेशन मशीनरी इन द एक्ट इज़ इनफॉर्मल। जो रजिस्ट्रेशन मशीनरी है वो भी इनफॉर्मल है, गवर्नमेंट लाइसेंस देती है, तो मिसयूज़ बहुत होता है इस पर्टिकुलर एक्ट का, नॉन कंप्लायंस बहुत होता है, रजिस्ट्रेशन नहीं होता है और बहुत ज़्यादा जो मैरिजेस हैं वो चाइल्ड मैरिज इस एक्ट के अंदर हो रही हैं, इसलिए इसको रिपील करना ज़रूरी है। एडवोकेट नेकुबुर ज़मीन, who was also a state government appointed committee to examine the legality of the law to ban polygamy, stated that the act essentially govern nikah and talaq in the state for which authority is government registered kaji. Many kaji misuse the power and often able to marrying of minors and divorce without grant. ठीक, तो इसमें इस पर्टिकुलर एक्ट के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें ये देखा गया था कि पॉलीगैमी को क्या बैन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। उसमें ये पाया गया कि जो सरकारी रजिस्टर्ड काजी हैं जो कि रजिस्ट्रेशन करते हैं वो इसमें अपनी पावर का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं, बच्चों की शादी करवाते हैं और डाइवोर्स भी बिना किसी ग्राउंड के दे देते हैं। 3 बार तलाक बोला और डाइवोर्स दे दिया। ठीक, तो ये सारी चीज़ें कब हो रही है? जब उत्तराखंड में अभी रिसेंटली यूसीसी का लॉ बना है। ठीक है, जो बीजेपी गवर्नमेंट है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है और असम में भी बीजेपी गवर्नमेंट है। तो ये बेसिकली कहीं ना कहीं उसी प्रिज्म से देखने की कोशिश की जा रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ एक और कदम है असम की गवर्नमेंट का। ठीक, तो इसमें जो दूसरा साइड है वो क्या है ये समझ लेते हैं। अब चूँकि ये एक्ट तो रिपील कर दिया गया है, अब स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर ही मुस्लिम्स की जो मैरिजेस हैं वो रजिस्टर की जाएगी। ठीक, तो जो दूसरा साइड है जुनैद खालिद जो कि एक एडवोकेट हैं, उनका क्या कहना है कि गवर्नमेंट अगर इतनी सीरियस थी चाइल्ड मैरिज के लिए, चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिशन करने के लिए कि तो वो सारे प्रोविजंस को अमेंड कर देती जो कि कॉन्ट्रवेंशन में है, ना कि पूरे के पूरे एक्ट को रिपील करने की ज़रूरत थी। अब दिक्कत क्या होगी? अब चूँकि जो सिंपल प्रोसेस थी, सिंपल प्रोसेस क्या थी? जो मुस्लिम मैरिज एक्ट में बड़े आसानी से रजिस्ट्रेशन हो जाता था, अब वो बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस बन चुकी है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर। उसके लिए जो नोडल ऑफिसर होता है वो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफिसर होता है, 1 महीने पहले नोटिस देना पड़ता है, उसके बाद रोबस्ट डॉक्यूमेंटेशन होते हैं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। किसी एक गरीब के लिए, इलिटरेट के लिए आउटकम क्या होगा? रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा। अब रजिस्ट्रेशन नहीं होगा शादियों का। इसके साथ साथ जो एब्सेंस ऑफ ऑथराइज काजीज नहीं है, अब जो है अनरजिस्टर्ड काजी आ जाएंगे जो कि रजिस्ट्रेशन करेंगे और शादियों को मान्यताएं देंगे। ठीक, तो इससे और ज़्यादा जो है चाइल्ड मैरिजेस बढ़ने के चांसेस हैं। तो ये अननेसेसरली जो प्रोसेस की गई है ये जो है इससे बचा जा सकता था, जो कॉन्ट्रवेंशन में थे वो सारी चीज़ों को किया जा सकता था, ऐसा दूसरे साइड का मानना है। ठीक, तो ये अलग अलग व्यूज़ हो जाएंगे। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी जो नया एक्ट है उसमें क्या किया जा रहा है। ठीक, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।